हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी न्यूज में। आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइन के साथ मैं अभिलाष शुक्ला लेकर आया हूं आज का उत्तर प्रदेश का समाचार हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सुबह सुबह की ताजा और बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से, जैसे कि सरकार के नए नियम कानून, बढ़ती महंगाई, मौसम समाचार, बैंक के नए नियम और स्टूडेंट और किसानों से जुड़ी हर एक वो बात जो कि स्टूडेंट और किसानों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और वहीं आपको बता दें, बैंक, लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश में हुए ये बड़े बदलाव, जिसे उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी बड़ी खबर को मिस न कर सकें। योगी सरकार ने एक और योजना का नाम बदला। बालकों को 1000 तो बालिकाओं को 1200 रुपए देगी योगी सरकार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना का नाम स्वरूप बदलकर बाल श्रम विद्या योजना कर दिया है। इससे 13 मंडलों के 2000 बाल श्रमिक व अनाथ बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार प्रत्येक बालक को हर माह 1000 रुपए और बालिकाओं को 1200 रुपए देती है। इस तरह बालकों को साल भर में 12000 और बालिकाओं को 14400 रुपए दिए जाते थे। पहले बालक बालिकाओं को 9200 रुपए सालाना दिए जाते थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2007 से 2008 में 10 जिलों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना शुरू की थी। वर्ष 2015 में 8 मंडलों के 34 जिलों को लाभ मिलने लगा। इसमें श्रम विभाग द्वारा चिन्हित बाल श्रमिकों प्रति वर्ष 8000 रुपए की सहायता और 1000 रुपए प्रति महीने छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान था। भाजपा सरकार बनने पर 15 मई 2017 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक में योजना का नाम बदलकर बाल श्रमिक विद्या योजना 2019 करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप तक खबरें पहुंचाने का हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश शासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जातियों का प्रमाण पत्र जारी करने का दिया निर्देश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्ग लेकिन केंद्र में सामान्य वर्ग में चिन्हित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय शर्तें पूरी करने वाले लोगों को केंद्र की सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश दिया है। शासन में शिकायत हुई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कई जातियां प्रदेश में ओबीसी वर्ग में चिन्हित है, लेकिन केंद्र में सामान्य वर्ग में चिन्हित है। इसके लिए केंद्र सरकार की सेवाओं व पदों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। इससे ये इस वर्ग के लिए जारी आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं पा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वे जातियां जो प्रदेश में ओबीसी लेकिन केंद्र सरकार में सामान्य वर्ग में चिन्हित हैं और केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तय मानक व शर्तें पूरी करती हैं, उन्हें तत्काल प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए जाएं। यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो, तत्काल केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में मार्गदर्शन मांगकर स्थिति स्पष्ट कराई जाए। पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर संभालेंगे अर्थव्यवस्था, यूपी सरकार प्रस्ताव पर कर रही है विचार। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार पेट्रोल व डीजल पर वैट कर की फिक्स दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पेट्रोल पर 1.26 रुपए से 2.26 रुपए प्रति लीटर व डीजल पर 1.09 रुपए से 2.09 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार को तय करना है कि वैट की दरों में वृद्धि कितनी व कब से की जाए। उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट। मुरादाबाद में मिले 16 नए मरीज। प्रदेश में कुल 15,242 संक्रमितों का आंकड़ा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बुधवार को रिकॉर्ड 591 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और 30 लोगों की मौत भी हो गई। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 5477 हो गई है। वहीं देर रात को बस्ती में एक साथ 15 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 15,242 तक पहुँच गई है। वहीं यूपी में प्रतिदिन हो रहे 18,000 कोरोना टेस्ट। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना वायरस के हालात के बारे में कहा कि अब तक राज्य में कोरोना वायरस की जांच के लिए 5 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। प्रतिदिन लगभग 18,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। 20 जून तक इसे बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। यूपी सरकार ने हर तरह के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक लगाई रोक।
आपको बता दें, शासन ने हर प्रकार के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके साथ साथ सभी विभागों के बजट में वृद्धि, निर्माण कार्य तथा जमीन खरीद के लिए प्रावधानी राशि भी 31 जुलाई तक विभाग की सहमति से ही जारी की जा सकेगी। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप प्रदेश के राजस्व में आई कमी के कारण कैश मैनेजमेंट के दृष्टिगत यह निर्णय किया गया है। किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान 30 सितंबर के बाद ही किया जाएगा। आज का समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर टैप करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के विकास प्राधिकरणों में लागू होगा 7वां वेतन, प्रस्ताव को राज्य सरकार ने दे दी है मंजूरी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरणों में 7वां वेतन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें पेंशन व्यवस्था को संशोधित किया जाएगा। इसके तहत पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़कर देने 80 वर्ष की आयु होने पर पेंशन में 20% की वृद्धि और ग्रेच्युइटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक का किया गया है। इसी तरह पूरा पेंशन पाने के लिए निर्धारित सेवा काल को 33 से घटाकर 20 साल और न्यूनतम पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा 20 से घटाकर 10 साल करने की तैयारी है। इस पर अंतिम फैसला 25 फरवरी को होने वाली बैठक में होगा। गौरतलब है कि वित्त वर्ष विभाग ने दिसंबर 2016 में सभी सरकारी विभागों में 7वां वेतन लागू कर दिया था, मगर अभी तक विकास प्राधिकरणों में इसे लागू नहीं किया गया, जबकि प्राधिकरणों में इसे लागू करने की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। योगी सरकार ने बदला घाघरा नदी का नाम, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के साथ ही कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया है। यह नदी दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बलिया से होकर गुजरती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निचली घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या इसके दाएं और किनारे पर स्थित है। कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर सरयू करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब राजस्व अभिलेखों में इसका नाम सरयू दर्ज किया जाएगा। वहीं वाराणसी में चीन के खिलाफ गुस्सा, व्यापारियों ने चाइनीज रेशम से बनाई साड़ियों में लगाई आग। आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के पास बॉर्डर पर हुई खूनी संघर्ष में देश के 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद से ही देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है और अब इस गुस्से की आग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गई है। गुरुवार को वाराणसी में साड़ी व्यापारियों और बुनकारों के चाइनीज रेशम से बनाई साड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, वाराणसी के जैतपुर क्षेत्र के बड़ी बाजार बुनकर और साड़ी कारोबार से जुड़े इलाकों में व्यापारियों और बुनकारों ने भारी विरोध किया। इस दौरान आक्रोश के साथ चाइनीज रेशम से बनाई बनारसी साड़ी और चाइना सिल्क को आग के हवाले कर दिया गया। व्यापारियों ने यहाँ भविष्य में भी चाइनीज रेशम का इस्तेमाल न करने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के लगवान घाटी में चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला से पूरे देश में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रही है। अयोध्या में 2 जुलाई से होगा रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य औपचारिक शुभ आरंभ। आपको बता दें, 2 जुलाई 2020 से अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। 2 जुलाई को देवताओं के 4 महीनों तक शयन की देवसनियों ने एकादशी में मंगलवार मुहूर्त में भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दुनिया के सबसे चर्चित मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित मंदिर निर्माण स्थल में लगाई गई पवित्र मृत्तिका यानी मिट्टी का पूजन 1 जुलाई को दिल्ली स्थित लोक कल्याण मार्ग में अपने आवास पर करेंगे। पूरे विधि विधान से होने वाले इस पूजन में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के भी पुरोहित होंगे। सहारनपुर में शिकारियों ने किया हिरण का शिकार, 2 नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जनपद के बडगांव में शिकारियों ने चीतल हिरण का शिकार किया। अधिकारी चीतल को मारने के बाद आग पर भून रहे थे। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने दबिश दे दी। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर शिकारी भाग निकले। विभाग ने 2 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वन विभाग की मौजूदगी में पशु चिकित्सक द्वारा हिरण का पोस्टमार्टम किया गया। जडौदा पाड़ा गांव में बुधवार रात को शिकारियों ने चीतल शिकार किया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने दबिश दी। मौके से भुना हुआ चीता का शव बरामद हुआ। वन विभाग और पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दशा समेत घाट पर 501 दीप जलाकर गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार, ताजा तरीन हेडलाइंस और बड़ी खबरें अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये हो गए आज के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमें अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें। तो कल फिर होगी मुलाकात। हर दिन हर बार लेकर आता हूँ मैं उत्तर प्रदेश का आज का समाचार। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।